हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल में। मैं सौरभ पांडे, जनरल स्टडी, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी और सुपरटेट का नया बैच हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोग सुपरटेट जूनियर लेवल हो या प्राइमरी लेवल हो, नई शिक्षा नीति के पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिले और आप एक तैयारी कहते हैं ना, बेहतरीन ढंग से तैयारी करना, नॉलेज को गेन करना, अच्छे अच्छे नोट्स से पढ़ाई करना, सेलेक्टिव चीज़ों को माइंड में रखना और अपने आप को कंपटीशन में लाना, ये सारी चीज़ों के बीच हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन और आपका जवाब, मेरा सवाल, एकदम इस टेस्ट को पूरे दिल से दीजिए, पूरी नॉलेज से दीजिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब जो है वो आपके सही हो और क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे हो। यानी अगर ये मॉडल पेपर बना हुआ क्वेश्चन आपको पहले से आता है, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर है। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, आप सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन होगा प्लासी की लड़ाई। सबको याद होगा प्लासी का युद्ध, है ना? ऐसा कोई है जिसे ना याद हो प्लासी की लड़ाई? प्लासी की जो लड़ाई थी 1757 में, ठीक है, 23 जून, चलिए मैं यहां पर आपको डेट भी बता दे रहा हूं, 23 जून 1757, 23 जून को 1757 में हुई थी, ठीक है। अब इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग या नन ऑफ द अबव? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। क्यों हार हुई सिराजुद्दौला की? क्योंकि उसे मीर जाफर ने धोखा दिया। नवाब की तरफ से, यानी नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था सिराजुद्दौला की तरफ से। मीर मदान युद्ध में ही मारा गया था और इसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। नवाब जो है भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे और मीर जाफर के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल करवा दिया। ठीक, अब ये तो बात हो गई सिराजुद्दौला की मृत्यु कैसे हुई। और रॉबर्ट क्लाइव, उस समय जो है अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे प्लासी की लड़ाई, जो 1757 23 जून में हुई थी। तो ये जो है कंप्लीट जानकारी है प्लासी के युद्ध की। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, एकदम क्लियर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? चार ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से सारे लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, है ना? लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। दूसरा विकल्प एकदम बिल्कुल सही जवाब लगा दीजिए। जितने लोगों का जवाब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? अच्छा, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए आए और फिर यहाँ पर क्या किया? देखिए, कहीं भी होता है ना, कहते हैं ना, खड़े रहने की जगह दे दो तो लोग लेटने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ किया और देखा कि यहाँ पर तो लोग आपस में ही लगे हुए हैं, चलो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, इनको जो है सबको आपस में लड़ा दिया, है ना। और उसके बाद स्वयं की शासन सत्ता हथिया ली। तो लॉर्ड कैनिंग थे पहले गवर्नर जनरल और वायसराय। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु के द्वारा लिखा गया? गुरु हरि राय, गुरु हरि किशन, गुरु गोविंद सिंह साहब या गुरु तेग बहादुर जी? क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर और क्या जवाब होगा गेस करिए, जल्दी से बताइए। आप सबका लाइव चैट आ रहा है, बहुत बढ़िया। ABCD क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता तो तुक्का में भी क्या लगाते? भाई मैं तो यहाँ पर आपको कहूंगा गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दो नाम हैं, गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर, इन दो नामों से आप भली भांति परिचित हो, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब भी कभी क्वेश्चन में फंसो या कोई कंफ्यूजन हो तो आपको जिस नाम से आप परिचित हैं उसी नाम के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह एकदम सही जवाब है। सिखों के देखिए सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ये जो सिखों का
सैन्य संप्रदाय था, है ना, सैनिक वाला संप्रदाय था। इसका एक खालसा पंथ था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। इसका प्रवर्तन किसने किया? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह या तेग बहादुर? अब इनमें गुरु लगाना भूल गए, है ना, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। फिर वही ऑप्शन और फिर वही जवाब होगा। गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा संप्रदाय पंथ का प्रवर्तन किया था, गोविंद सिंह जी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग, क्लाइव, हेस्टिंग या कार्नवालिस? तो मैंने आपको ये चीज पढ़ा दिया है। क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। क्लाइव ने ही जो है, मीर जाफर ने जब धोखा दे दिया तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी बौद्ध धर्म लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से स्टार्टिंग होती है इसकी, सिद्धार्थ से, मौर्य वंश से कह लीजिए। और मौर्य वंश बौद्ध धर्म के सबसे समकालीन जो था वो मौर्य वंश ही था। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में, ठीक है, ओ शाबजी वाला देश, है ना, नेपाल वाले कहते हैं ना ओ शाबजी। तो बताइए नेपाल में जो है धर्म का, बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो जब कभी देखिए बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की बात आए, बौद्ध धर्म की समृद्धता की बात आए, तो सम्राट अशोक, बहुत ज्यादा प्रयास किया इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने में। नेपाल में प्रचार करवाया, श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। 261 ईस्वी पूर्व का कलिंग युद्ध, इसके बाद से अशोक का जो ध्यान था वो युद्ध से हट करके धर्म पर आ गया, है ना, धार्मिक हो गए, अहिंसावादी हो गए, इन्होंने हिंसा त्याग दी। और फिर शिलालेखों में, पाषाण लेखों में, है ना, तो ये सारी चीजें इन्होंने लिखवाई, स्तंभ लेख बनवाए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे उनके गृह त्याग की जो घटना है उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, है ना, घर से जो उन्होंने निकला जंगल के लिए, ठीक है। और जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उसे क्या कहते हैं? बोधिसत्व, ठीक है, सत्य का ज्ञान हुआ, बोधिसत्व। फिर सारनाथ में जब उन्होंने अपना उपदेश दिया तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, उपदेश देना है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जो है ये गौतम बुद्ध के किसकी चीज है? समाधि का, या कह लीजिए महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ कहना नहीं चाहिए, महान लोग मरते नहीं हैं तो डेथ हम नहीं कह सकते इसे, है ना, लेकिन है वही मृत्यु, शरीर त्यागना, प्राण त्यागना, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज जान लीजिए। जवाब यहाँ पर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये बुद्ध का पहला प्रवचन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया। सारनाथ, सांची, गया या अजंता? बोर तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन एकदम मतलब थोड़ा सा बहुत ही मीडियम कह लो, ज्यादा हाई लेवल का नहीं है इतिहास का। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत का कहाँ पर है? जवाब होगा सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है बौद्ध धर्म का, ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, सांची का स्तूप। हालांकि सारनाथ में भी है लेकिन सारनाथ वाला उतना बड़ा नहीं है। पहला जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली जैन महासभा, हाँ लाइव चैट में खूब बता लो आप लोग, बढ़िया से आपस में ही बात किया करो, है ना। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया। पाटलिपुत्र। ये देखिए जैन महासभा और बौद्ध महासभा, है ना, तो ये दोनों चीजें आपको महासंगीतियां कह लीजिए या महासभा कह लीजिए, एग्जैक्टली सेम थिंग है। तो पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 में जवाब होगा पाटलिपुत्र। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, पाटलिपुत्र। अच्छा, मैंने NCERT का एक समरी का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म की सारी संगीतियां, शासक, गुरु, और जैन धर्म की सारी संगीतियां, शासक, गुरु, ये सारी चीजें बताई थी, ट्रिक भी बताई थी कैसे याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म को भारत का अंतिम राजकीय संरक्षण कौन से वंश के शासकों ने दिया? भारत का
अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या नन ऑफ द अबव? सही जवाब होगा दोस्तों बंगाल के पाल। पहला विकल्प लॉक कर दीजिए एकदम पूरी एनर्जी से, है ना? मजा आ रहा है सबको? देखो यार, इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है। मैंने एक टेक्निक आपको बताई है, पैम्फलेट्स टेक्निक। पंपलेट टेक्निक में क्या होता है, चलिए मैं आपको आज समझा देता हूं कि ये पंपलेट टेक्निक में एग्जैक्टली हम करते क्या हैं, है ना? जैसे आपको कुछ भी, किसी भी, मान लीजिए कि जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि पैम्फलेट टेक्निक में इतिहास आप कैसे याद कर सकते हो, राइट? तो जैसे आपको सबसे पहले याद करना है विदेशी आक्रमण, ठीक है? तो एक सेकंड, मैं यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन से हट के होगा, ठीक है? ये व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से थोड़ा सा चीज़ें हट के मिलेंगी आपको, ठीक है? ओके, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए, तो अपने ही बोर्ड पे आ जाते हैं, इजी बोर्ड पे, ठीक है? यहाँ पे नहीं चाहिए होगा इंटरनेट। देखिए, पैम्फलेट टेक्निक ये होती है कि एक पेपर ले लीजिए, सादा पेपर ले लीजिए, उसमें आपको कोई वो नहीं है कि आप सादे पेपर में क्या, और एक टॉपिक डाल लीजिए, ठीक है? टॉपिक डालिए, जैसे चलिए हर्यक वंश, मान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर हर्यक वंश समझना है, ठीक है? बहुत ही अच्छे से समझेंगे पैम्फलेट टेक्निक क्या है। यहाँ पर हर्यक वंश लिख लीजिए, ठीक? A4 साइज का पेपर रखिए और हर्यक वंश से मान लीजिए कि ये आपका टॉपिक है, ठीक है? और हर्यक वंश में सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? सबसे पहली लाइन जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो लिखेंगे बृहद्रथ वंश के बाद मगध में जो नया राजवंश आया उसे हर्यक वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो हर्यक वंश का जो पहला महान शासक है ना, यहाँ पर लिखेंगे, एक पॉइंट ऐसे बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे प्रथम महान शासक, ठीक? अब यहाँ पर प्रथम महान शासक लिखा और पेन का कलर आप बदल लीजिए, ठीक है? पेन का कलर कुछ भी कर लीजिए, लाल कर लीजिए, बिंबिसार, ठीक? हर्यक वंश का पहला महान शासक बिंबिसार, कुछ ऐसे लिख लीजिए, ठीक? फिर दूसरी लाइन लिखिए, बिंबिसार जो है मगध के पहले हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली राजा था। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। और इसने जो है राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, पहला, दूसरा और तीसरा विवाह। बिंबिसार के बाद कौन आया, इतना केवल बिंबिसार के बारे में लिख लीजिए बस। पहला विवाह, दूसरा विवाह, तीन विवाह कर लिए। देखिए यहाँ पर अब तो एक ही विवाह लोग नहीं टिका पाते हैं एक ही पत्नी से, वैसे चलिए कहना नहीं चाहिए, अध्यापक बनने वाले हैं आप सब लोग, सिचुएशन समझते हैं। और फिर इसके बाद बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु। तो पैम्पलेट को कुछ इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अजातशत्रु। अब इसमें अजातशत्रु के बारे में 2-4 पॉइंट ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अजातशत्रु जो है कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध किया। पहले तो प्रसेनजित के हार हुई, बाद में दोनों ने समझौता किया और पुत्री वाजिरा से विवाह अजातशत्रु का हुआ। अजातशत्रु ने जो है लिच्छविगढ़ राज्य की वैशाली को जीता और राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया, साथ ही साथ पहली बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। बस अजातशत्रु के बारे में इतना लिख लीजिए इस पेपर में। फिर उसके नीचे लाइन उदयन पे आ जाइए। तो ये होता है हर्यक वंश का एक पेपर आपका तैयार हो गया, जिसमें कम से कम 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स आपने ऐड किया और इसे चिपका लीजिए अपने बेडरूम पे, जहां पे आप उठते, बैठते, सोते, जागते। और इतना मोटा लिखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना, इतना मोटा लिखिए कि आप इसे बिस्तर पर बैठ के आराम से देख सकें और पढ़ सकें। 100% हर्यक वंश आपका तैयार केवल एक पैम्पलेट में। हर्यक वंश से फिर कुछ भी पूछेगा, चाहे बिंबिसार का पूछे, अजातशत्रु का पूछे, उदयन का पूछे, और इसमें जरूर मेंशन करें कि अजातशत्रु किस सन में, बिंबिसार किस सन में। ये सन जब आप मेंशन कर लेंगे तो आपको सन याद हो जाएगा,
समझ गए। और इस तरह पैम्पलेट बना के चिपकाते जाइए। फिर हर्यक वंश जब आपको याद हो जाए तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश था उसका पैम्पलेट बनाइए और हर्यक वंश के ऊपर ही चिपका डालिए। ठीक है, जब हर्यक वंश तैयार हो तो पैम्पलेट के ऊपर पैम्पलेट चिपका डालिए। फिर जब वो तैयार हो जाए तो उसके ऊपर चिपका दो, फिर उसके ऊपर चिपका दो। ऐसे कर करके एक पेपर के ऊपर आज 8-10 पेपर चिपका सकते हो और आपका टॉपिक इतिहास का, ये टेक्निक होती है। इसमें थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत होती है पढ़ाई में, है ना, कि आप थोड़ा सा सब्र को ना खोएं। तो आशा करता हूं कि आपको ये टेक्निक जो है पढ़ने की इतिहास पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ सजेशन ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, बाकी सारे लोग वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी लोग हो सबका लाइक आना चाहिए इस वीडियो पे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कोई बफरिंग नहीं, कोई नहीं, एकदम स्मूथ वीडियो चल रहा होगा। ठीक है, अब टेक्निकल इश्यूज हैं यार, होते रहते हैं मशीनों पर, अपना तो हक नहीं। अभी आपका फ़ोन हैंग कर जाए तो इसमें आपकी गलती थोड़े है, ये तो फ़ोन की कमज़ोरी है। ठीक है, या नेटवर्क ना रहे तो ये आपकी गलती नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बता दीजिए और ये टेक्निक ज़रूर अपनाइए। इसी तरह आप संविधान को कर सकते हैं, इसी तरह आप जो है भूगोल को कर सकते हैं। पैम्पलेट बनाइए और चिपकाते रहिए पैम्पलेट के ऊपर पैम्पलेट। ठीक है, तो A4 साइज सादा पेपर लीजिए और स्केच से लिखिए, पेन से नहीं, स्केच लीजिए। 1.5-2 रुपए वाला जो लेज़र के स्केच आते हैं उनसे लिखिए और देखिए फिर आपकी नॉलेज में कितना इजाफा होता है। एक दिन लगेगा आपको एक पैम्पलेट याद करने में। एक दिन जिस दिन चिपकाएंगे उसके अगले दिन वो आपको याद हो जाएगा और तीसरे दिन आप चाहें तो नया पैम्पलेट उस पर चिपका सकते हैं। तो वीडियो पे मार दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो शेयर। नीचे कमेंट में बताओ कैसी लगी क्लास। थैंक यू सो मच।